नायक नहीं खलनायक हूँ। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिल्मों में से एक रही फिल्म खलनायक की बात करेंगे। आज की फिल्म में हम बात करेंगे इसकी मेकिंग से जुड़ी तमाम जानकारी के बारे में, जो कि शायद ही आप जानते हैं। खलनायक अपने टाइटल, गानों और रिलीज डेट को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही थी। खासकर इस कंट्रोवर्सी ने इस फिल्म को एक फायदा तो जरूर दिया था, क्योंकि इस फिल्म की बिना किसी पैसे के पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हो गई। इस फिल्म की मेकिंग की शुरुआत होती है फिल्म सौदागर की सफलता के बाद। जब सुभाष घई की पिछली फिल्म सौदागर बहुत ज्यादा सक्सेसफुली रही थी, तो उसके बाद में सुभाष घई छुट्टियां मनाने के लिए लॉस एंजलिस चले गए थे। वहां पर उनकी मुलाकात उनके एक पुराने दोस्त अशोक अमृतराज से हुई थी, जो कि हॉलीवुड में प्रोड्यूसर थे, वहाँ की फिल्मों में बहुत सारा पैसा लगाते थे। उन्होंने सुभाष घई को एक आइडिया दिया, क्यों ना आप एक बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड में भी फिल्म करोगे, क्योंकि बॉलीवुड में तो आपने बहुत सारा नाम कमा लिया है। बॉलीवुड में तो आपकी फिल्में क्रांति, राम लखन और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो कि बड़े बड़े बजट की फिल्में थी, और आपने बहुत सारा नाम कमा लिया है। वही सिक्का क्यों ना आप हॉलीवुड में भी क्यों नहीं जमा लिया। सुभाष घई को अमृतराज का जो आइडिया था काफी पसंद आया। वैसे भी उनके दिमाग में एक प्लॉट था ही, एक द नेगेटिव्स करके उनके दिमाग में एक कहानी का प्लॉट। उन्होंने अशोक अमृतराज को वो सुनाया तो उन्हें काफी पसंद आया। उन्होंने कहा इस कहानी को और भी अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, क्यों ना आप हॉलीवुड की जो फिल्म की मेकिंग है वो बॉलीवुड से थोड़ी सी अलग है। इसके स्क्रिप्ट के लिए आप एक को राइटर को हायर कर लीजिए, जो कि इस कहानी को अच्छे से डेवलप कर सकता है, और उस पर हम फिल्म बनाएंगे तो हॉलीवुड में भी बॉलीवुड की तरह आपका सिक्का जम जाएगा। सुभाष घई ने वहां पर जल्दी से एक को राइटर को हायर भी कर लिया। अब होता क्या था कि जो को राइटर था वो अपने समय के हिसाब से सुभाष घई को अपने पास बुलाता था। कभी वो दिन में बुला ले रहा है सुबह, कभी रात को। तो सुभाष घई को उसका थोड़ा सा ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। ऊपर से सुभाष घई अपना आइडिया बता रहे हैं तो वो किसी दूसरी तरीके से कह रहा है कि नहीं इसको नहीं ऐसे करो ऐसे करो। कुल मिला के सुभाष घई की उससे ट्विन नहीं बैठ पा रही। सुभाष घई को पता चला है कि हॉलीवुड उनके लिए है ही नहीं। दरअसल बात यहाँ पर ये थी कि सुभाष घई बॉलीवुड में कैप्टन ऑफ द शिप की तरह काम करते थे, क्योंकि उनका हर एक डिपार्टमेंट में इंटरफेयर होता था, चाहे वो म्यूजिक डिपार्टमेंट हो, उसके बाद में डायरेक्शन हो, एडिटिंग हो, या फिर कुछ भी, वो हर जगह कैप्टन होते थे, उनकी बात ही मानी जाती। जबकि हॉलीवुड में उन्हें ऐसा लगा कि डायरेक्टर की तो कोई सुनता ही नहीं है, वो कुछ और बता रहे हैं अपनी कहानी का और राइटर कुछ और ही करने को तैयार है। तो वो वहाँ से उस आइडिया को छोड़ के वापस बॉलीवुड आ जाते और यहाँ पर आकर एक आर्ट फिल्म बनाने के बारे में सोचते हैं, एक कम बजट की छोटी फिल्म। उन्होंने, क्योंकि जब इंडिया वापस आए तो उन्होंने एक अखबार में लेख पढ़ा था कि एक व्यक्ति प्यार की कमी की वजह से कैसे अपराधी बन जाता है, खासकर अपनी माँ और अपनी प्रेमिका के प्यार के चक्कर में वो एक अपराधी बन जाता है। तो सुभाष घई के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना इसी प्लॉट पर एक कहानी डेवलप करी जाए और एक कम बजट की एक आर्ट फिल्म बनाई जाए। इसके लिए उन्होंने नाना पाटेकर को ध्यान में रखे कहानी डेवलप कर, और फिर नाना पाटेकर से जाकर मिले और उनको स्क्रिप्ट सुनाई। तो नाना पाटेकर को ये स्क्रिप्ट काफी पसंद आई और वो ये फिल्म करने के लिए तैयार भी हो। कुछ दिनों बाद फिल्म की शूटिंग शुरू करी गई। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर और सुभाष घई के बीच, दोनों के बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस आने लगे, क्योंकि जब स्क्रिप्ट लिखी गई थी तब तो नाना पाटेकर ने उस पर हाँ बोल दिया। जब काम चल रहा था, जब शूटिंग हो रही थी, तो वो वहाँ पर अपने आइडियाज देते थे कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। उसके अलावा नाना पाटेकर का तो हर कोई जानता है कि बताते हैं उनका एटीट्यूड कुछ और होता है। तो सुभाष घई से उनकी थोड़ी सी पन्ना बंद हो गई। तो इस चक्कर में कुछ दिनों तक शूटिंग रुक गई। जब शूटिंग रुक गई तो सुभाष घई की टीम के मेंबर्स ने उनसे बात करी और उन्हें सलाह दी कि सर, हम छोटे बजट की फिल्म बनाई क्यों ना है, हम छोटी फिल्में बना क्यों ना है, जबकि हमारी फिल्में तो बड़ी और भव्य होती हैं, बड़े बजट की होती हैं, तो काफी कॉमर्शियल होती हैं। जैसे हमने विधाता बनाई, क्रांति बनाई, राम लखन बनाई, तो सभी बड़े बजट की फिल्में थी और उन्होंने बड़ा कमर्शियल ला करके भी दिया। तो क्यों ना इस फिल्म को भी हम बड़ा और भव्य बनाएं, कमर्शियल बनाएं। तो सुभाष घई को अपनी टीम की बात समझ में आई, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इस कहानी को दोबारा से डेवलप करते हैं और इसको किसी दूसरे हीरो के साथ में शुरू करते हैं, बड़े लेवल पर शुरू करते हैं। तो उन्होंने इस कहानी के बारे में सोचा और कहानी को दोबारा से डेवलप करने के बारे में सोचा, और उन्होंने नाना पाटेकर से बोल दिया ठीक है, इस कहानी को हम यहीं बंद करते हैं और इसको अब आगे नहीं करते। नाना पाटेकर मान जाते हैं और फिल्म बंद हो जाती है। कहानी को दोबारा से तैयार किया गया, तो इस बार इस कहानी का नाम रखा गया खलनायक। अब खलनायक का नाम सुन के सुभाष घई के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनकी फिल्मों के, उन्होंने आके मना करा कि आपकी फिल्म का जो नाम है वो तो किसी
घटिया नोवेल जैसा नाम लग रहा है, इसे देखने लोग नहीं आएंगे, इसका नाम बदल दो। तो लेकिन सुभाष घई ने उन्हें समझाया कि उनकी फिल्म की कहानी ही कुछ ऐसी है, उनका जो हीरो है वो ग्रे शेड्स का है, तो ये नाम फिल्म की कहानी पर बिल्कुल परफेक्ट बैठता, इसलिए इस फिल्म का नाम यही रहेगा और ये काफी पॉपुलर भी होगा देखो। और क्योंकि सुभाष घई का मानना था कि हर खलनायक के पीछे एक नायक छुपा होता है, और उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को किसी तरीके से कन्विंस कर दिया। उन्होंने कहा ये जो टाइटल है, इस टाइटल के साथ में देखना, जब फिल्म बनकर तैयार होगी तो मैं पूरी तरह से न्याय करूंगा और ये फिल्म काफी चलने वाली। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स उनकी बात मान गए। अब जब इंडस्ट्री में ये बात फैल गई कि सुभाष घई सौदागर के बाद में अब एक और फिल्म बना रहे हैं, इसका नाम खलनायक है, तो लोगों को पता चला, तो लोग उनसे मिलने आने लगे अपने अपने रोल्स के लिए। तो उसमें सबसे पहले अनिल कपूर साहब भी आए, उन्होंने बोला कि मैं इस किरदार के लिए अपना सर भी मुड़वा सकता हूँ और इस किरदार को मैं जी सकता हूँ। लेकिन सुभाष घई को लगा कि इस किरदार के लिए अनिल कपूर जो है वो परफेक्ट नहीं, क्यों, और उसके अलावा वैसे भी सुभाष घई अपनी हर एक फिल्म में एक नए चेहरे को काम देना पसंद करते हैं। वो अपने पुराने जो हीरोज होते हैं उनके साथ बहुत ही कम रिपीट काम करना पसंद करते थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो रिपीट नहीं करते थे, लेकिन इस रोल के लिए खास तौर पर वो किसी एक फ्रेश चेहरे को चाहते थे। तो उन्होंने अनिल कपूर को बोला ठीक है, हम आपको काम देंगे, लेकिन किसी दूसरी फिल्म में। फिल्म का जो किरदार है वो आपसे मैच नहीं करता। उसके बाद में उनकी टीम ने संजय दत्त का नाम सुझाया, क्योंकि इस जो किरदार है, ये किरदार मदर इंडिया के बिरजू वाले किरदार से मैच करता है, और उस बिरजू के किरदार को निभाया था संजय दत्त के पिताजी सुनील दत्त ने। तो उनकी टीम मेंबर्स ने कहा था क्यों ना सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त को इसमें कास्ट किया जाए, और उनकी जो छवि है आजकल वो इस किरदार से मैच भी कर रही है। हालांकि सुभाष घई पहले कन्विंस नहीं थे, वो संजय दत्त के साथ काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि विधाता फिल्म में जो संजय दत्त का काम था उनके साथ में सेटिस्फाई वाला नहीं था, क्योंकि संजय दत्त उस समय थोड़ा सा बॉलीवुड में इंडस्ट्री में नए नए थे, तो उनका जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा रूड था, या फिर जो भी है कि सुभाष घई उस चीज़ को पसंद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तब तक संजय दत्त सड़क और नाम जैसी बड़ी फिल्में कर चुके थे, उनका भी नाम बॉलीवुड में काफी हो चुका था। तो सुभाष घई की टीम मेंबर्स ने उन्हें समझाया कि संजय दत्त अब पहले जैसे नहीं रहे, काफी बदल गए और काफी स्टेब्लिश हीरो हो चुके हैं, और ऐसा नहीं है, विधाता के टाइम पर उनकी उतनी एज भी नहीं थी, वो बॉलीवुड में खुद को स्थापित कर रहे थे, लेकिन अब वो एक स्टेब्लिश हीरो बन चुके हैं, तो आप उन्हें कास्ट कर सकते हैं। तो सुभाष घई ने कहा ठीक है, मैं उन्हें फिल्म में कास्ट कर लूंगा, लेकिन मैं खुद से अप्रोच नहीं करूंगा, अगर संजय खुद आकर अप्रोच करते हैं तो हम उन्हें इस रोल के लिए कास्ट कर लेंगे। तो सुभाष घई की टीम मेंबर्स मान गए, उन्होंने संजय को फोन करा और उन्हें बताया इस तरीके से बात है, तो आप आकर सुभाष घई साहब से मिलिए। तो संजय दत्त आए और खुद आके सुभाष घई से मिले और बोले कि आप जैसा चाहें मैं वैसे रोल करूंगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो सुभाष घई ने संजय दत्त को इस रोल के लिए कास्ट कर। लेकिन इसी दौरान अनुपम खेर भी सुभाष घई से रोल के लिए मिलने आए और उन्होंने ही माधुरी दीक्षित का नाम सुझाया कि आप इस फिल्म में माधुरी दीक्षित को लीजिए, बहुत अच्छा काम करते हैं। पहले तो सुभाष घई अपनी फिल्म के लिए उर्मिला को लेना चाहते थे, लेकिन अनुपम खेर के कहने पर उन्होंने माधुरी दीक्षित के बारे में सोचा और फिर फाइनली उन्हें कास्ट भी कर दिया। तो इस तरीके से तो कास्टिंग पूरी हुई। पहले संजय दत्त को भी नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने फिर संजय दत्त को कास्ट किया, माधुरी दीक्षित को अनुपम खेर के कहने पर कास्ट कर लिया गया। कास्टिंग खत्म हो गई, उसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और फिल्म की शूटिंग होते होते लगभग आधे से ज्यादा फिल्म की शूटिंग भी हो चुकी थी। लेकिन एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। 12 मार्च 1993 के दिन मुंबई ब्लास्ट होते हैं और उन ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम सामने आ जाता है और संजय दत्त को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब सुभाष घई के लिए बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट हो गई, क्योंकि आधी से ज्यादा फिल्म बन चुकी थी, लेकिन ऐसे में लोग संजय दत्त को एक विलेन के तौर पर देखने लग गए थे। लोग उनकी फिल्में जो चल रही थी उस समय थिएटर में जो फिल्म चल रही थी छतरी, उसका विरोध करने लग गए थे, उसके पोस्टर फाड़ने लग गए थे, सिनेमाघरों में आग तक लगा दी गई थी, क्योंकि लोग संजय दत्त को विलेन समझ रहे थे और संजय दत्त की फिल्में देखना पसंद नहीं कर रहे। संजय दत्त को एक बहुत बड़ी टेंशन होने लगी, साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आकर उन्हें कहने लग गए कि अब संजय दत्त की फिल्म चलेगी भी या नहीं, कुछ पता नहीं, क्योंकि संजय दत्त एक तरीके से विलेन के तौर पर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उनका मुंबई ब्लास्ट में नाम आ गया। वो ये लोग उन्हें आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ मानने लग गए थे। अब बहुत बड़ा संकट आ गया था, कहीं ये फिल्म रुक ना जाए, ये सारी समस्याएं, ये सारी चीजें चल रही। हालांकि सुभाष घई ने इन सब चीज़ों पर ध्यान न देते हुए बस इस बात पर ध्यान दे रहे थे किसी तरीके से फिल्म की शूटिंग पूरी की जाए, उसके बाद देखेंगे फिल्म को कब रिलीज किया जाएगा, कैसे क्या होगा, वो बाद की बात है, पहले फिल्म तो कंप्लीट हो, ये सबसे बड़ा टास्क था। अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर सुभाष घई बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लग गए, क्योंकि उन दिनों हर रोज अखबार में एक नया फोटो छप के आता था जिसमें
संजय दत्त की कभी हथकड़ी के साथ, कभी बड़े बड़े बालों के साथ में, और ऊपर एक हेडलाइन लिखी होती थी खलनायक, क्योंकि उस समय वो खलनायक फिल्म की शूटिंग भी कर रहे थे। तो सुभाष घई के दिमाग में एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त टेंशन होती थी। कभी लगता था कि हो सकता है इस चीज का उनकी फिल्म को फायदा भी मिल जाए, पब्लिसिटी फ्री में हो जाए, और कभी कभी ऐसा लगता था कि कई लोग उस सदमे से बाहर ना निकल पाए और संजय दत्त को विलेन समझने लगे और उनकी फिल्म देखना ही पसंद ना करें। लेकिन ऐसा नहीं था, लोगों के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होने लगी उन अखबारों की फोटो, और जब उनकी हालत में तारीख पर जाते थे तो उनकी जो लुक था, बड़े बड़े बाल, संजय दत्त एकदम टेररिस्ट जैसा दिखाया जाता था। लोगों के मन में क्यूरियोसिटी पैदा होने लगी कि कहीं खलनायक फिल्म उनके निजी जिंदगी से जुड़ी हुई तो नहीं है। लोगों के अंदर एक तरह से सवाल आने लगा। तो इस तरीके से उनकी फिल्म खलनायक का लोगों के अंदर एक बज क्रिएट हो गया, और वो एक तरीके से कह सकते हैं ये फ्री में पब्लिसिटी थी। हालांकि बाद में संजय दत्त जब बाहर आए, शूटिंग का डेट्स मिली और शूटिंग पूरी हुई और ये फिल्म बनकर तैयार हुई। एक दिन सुभाष घई अपने ऑफिस में बैठकर ऐसी प्रोजेक्ट पर कुछ काम कर रहे थे, तभी एक बाहर से पार्सल आता है, उसमें केक था और उस केक पर लिखा था सौदागर सौदा कर, और नीचे एक टेलीफोन नंबर था। सुभाष घई को समझ में नहीं आया ये कोड जो लिखा है वो क्या है, इसका मतलब क्या है। उन्होंने उस पर फोन किया तो पता चला कि उधर से रमेश तौरानी बोल रहे हैं। रमेश तौरानी वही जो कि टिप्स म्यूजिक कंपनी के मालिक। उन्होंने सुभाष घई से बात करी, उन्होंने पूरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि अभी आप एक फिल्म कर रहे हैं खलनायक, हम चाहते हैं कि इसका म्यूजिक राइट्स आप हमें दें। लेकिन सुभाष घई तो अपनी सारी फिल्मों के म्यूजिक राइट HMV को दिया करते थे। तो उन्होंने कहा मैं तो म्यूजिक राइट अपने पुरानी कंपनी HMV को ही दूंगा। तो उन्होंने कहा कि HMV से मैं ज्यादा पैसा दूंगा आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले मैं HMV से पूछता हूँ। तो सुभाष घई ने पहले HMV कंपनी से कांटेक्ट करा और उन्होंने अपने म्यूजिक के राइट्स के लिए पैसे बढ़ाने की बात की। तो HMV ने कहा नहीं, हमारे पास पैसा बढ़ाकर देने के लिए तो नहीं है। तो उसके बाद में सुभाष घई ने फिर से रमेश तौरानी को फोन किया और कहा कि आप कितना पैसा देंगे। तो उन्होंने जो HMV का पैसा था उससे 4 गुना पैसा मांग लिया सुभाष घई ने। तो उसके लिए रमेश तौरानी उसके लिए भी तैयार हो गए। इस तरीके से पहली बार टिप्स म्यूजिक को खलनायक फिल्म का जो म्यूजिक राइट था वो मिल गया। अब सुभाष घई एक बार फिर से टेंशन में आ गए। उन्हें लगा कि हमने 4 गुना पैसा तो ले लिया, अब म्यूजिक भी तो उसी टॉप नॉच का होना चाहिए। तो इसलिए वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास गए। उन्होंने कहा कि देखिए म्यूजिक के हमें पैसे ज्यादा मिले हैं तो म्यूजिक भी उस लेवल का होना चाहिए, एक टॉप लेवल का। अब नॉर्मल या फिर एवरेज म्यूजिक नहीं चलेगा, इसलिए आप चाहे कुछ ज्यादा मेहनत करिए या कुछ कीजिए, हमें टॉप लेवल का म्यूजिक चाहिए। और इसके लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी तैयार हो जाते हैं। खलनायक फिल्म की मेकिंग के साथ तो कंट्रोवर्सी थी ही, उसके टाइटल के साथ भी कंट्रोवर्सी थी। उसके बाद एक कंट्रोवर्सी तब आई, इस फिल्म में एक गाना बनाया गया था चोली के पीछे क्या है। हालांकि इस गाने को अगर वैसे देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अश्लील प्रतीत होता है, लेकिन इसके आगे के बोल जब सुने जाते हैं तो लगता है कि हाँ ये गाना जस्टिफाई करता है अपनी पहली लाइन है उसकी। लेकिन लोगों को लगा चोली के पीछे क्या है ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहने वाला है, क्योंकि इस गाने को लेकर संसद में भी सवाल पूछे गए थे। लोगों ने सवाल किए कि अगर इस तरीके के गाने फिल्मों में दिखाए जाएंगे, हमारे बच्चे देखेंगे, जवान देखेंगे, तो उनके व्यवहार कैसा होगा, वो क्या आगे इससे सीखेंगे। तो इस चीज को लेकर संसद तक बात की गई। लोगों ने इसका विरोध किया। सेंसर बोर्ड ने भी इस फिल्म को पास करने के लिए शुरुआत मना कर दी। अब सुभाष घई के पास में फिर से प्रॉब्लम। तो उस समय मुंबई में सबसे ज्यादा बात सुनी जाती थी बाल ठाकरे। ऐसे में सुभाष घई साहब बाल ठाकरे से, और उन्होंने उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी। उन्होंने उन्हें फिल्म दिखाई। फिल्म देखने के बाद हम बाला साहब ठाकरे से संतुष्ट थे। उन्हें लगा कि इस गाने में कुछ भी गलत नहीं है, तो उन्होंने बाहर आकर इंटरव्यूज दिए और भी बातें कही कि ये फिल्म गलत नहीं है, गाने में भी कुछ खास गलत नहीं है, आप इस गाने को पूरा सुनिए, पूरा देखिए तो समझ में आएगा। अरे लाखों दीवाने तेरे लाखों दीवाने। उसके बाद में जब सेंसर बोर्ड के पास में फिल्म गई तो सेंसर बोर्ड ने इसमें छोटे मोटे कट्स लगाकर इसको ब्लू सर्टिफिकेट के साथ में पास कर दिया। सेंसर बोर्ड से फिल्म पास हो गई, गाना भी पास हो गया। ये सारी कंट्रोवर्सी तो एक साइड में हो गई। इससे फिल्म की पब्लिसिटी लगातार बढ़ती जा रही थी। लोगों के मन में क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी, आखिर नाम को लेकर, शूटिंग को लेकर, इसके जो मेन हीरो है उसको लेकर बहुत सारा कंट्रोवर्सी तो हो चुकी है, आखिर इस फिल्म में है क्या। लेकिन उससे भी बड़ी कंट्रोवर्सी एक और आई। जब इस फिल्म की शूटिंग की डेट तय करी गई तो उस समय एक फिल्म और आई, इसी नाम से मिलती जुलती। वो फिल्म थी खलनायिका। ये फिल्म थी खलनायक और एक फिल्म थी खलनायिका।
उसकी भी रिलीज डेट सेम डेट को ही थी जिस डेट को खलनायक रिलीज की जानी थी। खलनायक का फिल्म को बना रहे थे सावन कुमार टक। जब सुभाष घई उनसे जाकर मिले, उन्होंने उन्हें समझाया कि खलनायक भी इसी डेट को रिलीज हो रही है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो सावन कुमार ने एक बहाना दिया कि मैं भी स्क्रीन मिल चुकी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो चुकी है, अब मैं इसकी रिलीज डेट आगे नहीं बढ़ा सकता। ऐसे में सुभाष घई दिलीप कुमार साहब से, तो दिलीप कुमार ने उन्हें एक सलाह दी, अब इस फिल्म की किस्मत जनता को छोड़ दीजिए, जनता डिसाइड करेगी कि आपकी फिल्म खलनायक चलेगी या फिर सावन की फिल्म खलनायिका। सुभाष घई को अपने काम पर भरोसा था, उन्हें लगा कि हाँ मैंने सारे काम परफेक्ट करे हैं, अब देखा जाएगा, अगर जनता को पसंद आएगी तो खलनायिका के साथ में रिलीज होने पर भी पसंद आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। 6 अगस्त 1993 के दिन रिलीज किया गया। जब फिल्म रिलीज की गई तो खलनायिका फिल्म पूरी तरह से पिट गई और खलनायक एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म खलनायक इतनी जबरदस्त सुपरहिट हुई थी कि ये साल 1993 की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। इससे आगे सिर्फ गोविंदा की फिल्म आंखें ही थी जो इससे ज्यादा कलेक्शन कर पाई थी, और खलनायक ने दूसरे नंबर पर बॉक्स ऑफिस में सबसे ज्यादा नंबर्स जुटाए थे। वहीं खलनायिका फिल्म पूरी तरह से पिट गई। और संजय दत्त के कैरियर की अगर टॉप नॉच फिल्में निकाली जाएं तो खलनायक उन 2 फिल्मों में से एक मानी जाती है। जैसे वास्तव, सड़क, नाम जैसी जो संजय दत्त की बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो उस समय बड़ी हिट हुई थी, उनमें से खलनायक भी उनके कैरियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जुल्मी बड़ा दुखदायक है तू। तो ये थी दोस्तों फिल्म खलनायक से जुड़ी, मेकिंग से जुड़ी कुछ बातें, रोचक बातें जो मैंने आपके साथ में शेयर करी। मैंने भी कहीं देखी सुनी पढ़ी थी, मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।